नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महासचिव। महासचिव का परिचय, नियुक्ति, महासचिव का कार्यकाल। महासचिव एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। यह पद बहुत ही गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण तथा सम्मान का प्रतीक है। वास्तव में महासचिव ही संपूर्ण सचिवालय है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्व का प्रथम नागरिक, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक, सामान्य निदेशक तथा विश्व नेता आदि संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। इस पद की गरिमा इतनी ऊंची है कि इसके आधार पर अन्य कोई भी पदाधिकारी की तुलना नहीं की जा सकती। इस लेखक के अनुसार विश्व में ऐसा पद खोजना कठिन है जिसकी तुलना इससे की जा सके। महासचिव की तुलना परिषद के ऐसे अतिरिक्त सदस्य से की जाती है जिसे न तो वोट डालने का अधिकार प्राप्त है और न ही निषेधाधिकार। केल्सन ने चार्टर के अनुच्छेद 97 में वर्णित संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में जिस सचिवालय का वर्णन किया है उसको एक इकाई के रूप में कार्य करने वाली सामूहिक संस्था के रूप में ही नहीं गठित किया गया। नियुक्ति। चार्टर की धारा 97 के अनुसार महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा सिफारिश करते हुए 5 स्थायी तथा 9 अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि एक भी स्थायी सदस्य भी निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करे तो फिर सुरक्षा परिषद सिफारिश नहीं कर सकती। इस परिषद की सिफारिश के बाद ही महासभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से महासचिव की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है महासचिव का कार्यकाल। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानचित महासचिव के अवधि के लिए संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यह बात स्पष्ट सामने उभर कर आई कि 3 वर्ष की अवधि का सुझाव दिया गया, परंतु 3 वर्ष की अवधि इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसमें यह तर्क दिया गया कि जब तक महासचिव को इस अपने पद की गरिमा तथा का अनुभव होगा तब तक उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 1946 को इस संबंध में जो प्रस्ताव पास किया गया उसके निम्नलिखित बातें निकल कर आई। महासचिव का कार्यकाल इतना अवश्य होना चाहिए कि सुप्रसिद्ध तथा योग्य व्यक्ति पद को संभाल सके। दूसरी बात, प्रथम महासचिव 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। उसकी राजनीतिक तथा उपयोगिता को देखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए महासचिव के कार्यकाल को बाद में अनुभव के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। रिटायर होने वाले महासचिव को कोई सदस्य राज्य सरकारी नौकरी नहीं देता ताकि वह संघ की गुप्त बातों को जानकारी लेकर अन्य सदस्य राज्यों के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न न कर सके। इस प्रकार से इन बातों को देखते हुए महासचिव एक गौरवशाली परंपरा का अधिकारी बन जाता है। महासचिव की शक्तियाँ और कार्य। चार्टर की धारा 15वें अध्याय में अनुच्छेद 97, 98 और 99 में महासचिव की कार्य तथा उसकी स्थिति पर प्रकाश डाला गया। महासचिव की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 99 में है, जिसके अनुसार महासचिव यह अधिकार रखता है कि वह स्वयं सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी ऐसे विषय की ओर आकर्षित कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा है। इस प्रकार का अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव को प्राप्त नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव का वह संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है कि वह कितना बड़ा आदमी बनना चाहे बन सकता है। इसकी शक्तियाँ हैं प्रशासनिक शक्तियाँ।
चार्टर की धारा 97 के अनुसार महासचिव कुछ प्रशासनिक अधिकार रखता है। वह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते, पदोन्नति, अनुशासन, प्रशिक्षण, पदच्युति आदि का अधिकार रखता है। दूसरा, वह सचिवालय के गठन, उच्च अधिकारियों का क्षेत्राधिकार, कर्तव्यों, दायित्वों को निर्धारित करने, नियमन एवं उपनियम बनाता है। नेक्स्ट है, वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों का पंजीकरण करता है तथा उन्हें प्रकाशित करवाता है। नेक्स्ट है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी अंगों के भी सभी कार्य करता है तथा उसके द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंगों को विशेष अभिकरणों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तथा क्षेत्रीय सहयोग, तालमेल व समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी अंगों की बैठक में अपना प्रतिनिधि भेज सकता है तथा संबंध प्रलेख में भी प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है, वह अपने समस्त कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्य। चार्टर की धारा 99 में इस बात का उल्लेख है कि महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी इसी मामले की ओर आकर्षित कर सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो। इसी धारा में महासचिव की राजनीतिक भूमिका आती है तथा उसके पास किसी भी विषय के संबंध में पहल करने का अधिकार है। महासचिव की राजनीतिक भूमिका का स्पष्ट है कि वह अपने कार्यों की सूची भी तैयार करता है। इस सूची में सुरक्षा परिषद की कार्यसूची तैयार करना, राजनीतिक निर्णय लेना, आर्थिक और सामाजिक घटना को सुरक्षा परिषद के सम्मुख रखना, सुरक्षा परिषद के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करना, राजनीतिक कार्यों में भाग लेना, विश्व जनमत को संबोधित करते हुए विश्व शांति की स्थापना की अपील करना आदि। कुछ दो मुख्य कारण बताए गए इसके। महासचिव अन्य सभी कार्य अन्य पदाधिकारियों को सौंप सकता है लेकिन राजनीतिक कार्यों को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राजनीतिक क्षेत्र में महासचिव को अवश्य ही पहल करनी होती है, इसलिए राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बन जाता है। प्रावधानिक कार्य। प्रावधानिक कार्य, इसको कुछ धारा 99 में इसको प्रावधानिक कार्य का वर्णन किया गया। इसमें क्या कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसको वह किसी अन्य अंगों की सहायता के लिए आंकड़े एकत्रित करता है और उनको सौंपता है। सम्मति पत्र, प्रतिवेदन, कानूनी प्रलेख तथा सर्वेक्षण आदि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के अनुरोध पर आवश्यक अध्ययन की व्यवस्था की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार विशेष सुझाव दिए जाते हैं। सचिवालय में एक परिगणना विभाग की स्थापना की गई जो सरकारी अभिकरणों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच और विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण उपयोगी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग को सूचनाओं तथा आंकड़ों को आवश्यकता पड़ती है तो वह महासचिव की ओर देखता है। इसलिए महासचिव क्या है, किसी भी अंग अभिकरण को क्या करता है, यह आंकड़े उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। महासचिव के द्वारा अनेक वित्तीय कार्य किए जाते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, संघ की मांग रखना, निधियों का संरक्षण इत्यादि। केवल इतना ही नहीं, वह विभिन्न राज्यों के निश्चित राशि प्राप्त करता है तथा व्यय पर भी नियंत्रण रखता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का बजट भी महासभा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करता है। प्रतिनिधित्वात्मक कार्य नेक्स्ट है। केवल महासचिव ही ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाता है, अर्थात अन्य सभी अंगों के प्रतिनिधि केवल अपने ही अंगों के प्रतिनिधि तो हैं। महासचिव के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल एक ही वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष केवल एक ही महीने के लिए नियुक्त होते हैं जबकि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रतिनिधि के रूप में महासचिव की निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें,
वह संयुक्त राष्ट्र की ओर से अन्य राष्ट्रों, विशिष्ट अभिकरणों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ संधि, समझौते व पत्र व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों को बैठक में भाग लेने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है महासचिव महासभा के समक्ष संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है महासचिव संघ का प्रमुख प्रवक्ता होता है तथा संघ की नीतियों को स्पष्ट करता है। वह विश्व प्रेस सम्मेलन, सार्वजनिक सभाओं में भाषण, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के माध्यम से जनमत का ध्यान सुरक्षा अभिकरणों की तरफ दिलाता है। अगला है अन्य कार्य। महासचिव को कुछ ऐसे कार्य भी करने होते हैं जिसका संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता। जैसे जब मलेशिया की स्थापना के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच झगड़ा हो गया, तब दोनों ही सरकारों ने महासचिव से प्रार्थना की कि वे साबाह और सारबाक की जनता का मत जानने के लिए मध्यस्थता करें। इस प्रार्थना पर महासचिव ने राष्ट्रसंघ मिशन भेजा, जिसने निर्णय दिया कि साबाह और सारबाक की जनता मलेशिया की स्थापना के पक्ष में है। इसी प्रकार कंबोडिया और थाईलैंड की समस्या को सुलझाने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और उससे स्पष्ट होता है कि सदस्य सरकारों की प्रार्थना कर महासचिव कई महत्वपूर्ण कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है महासचिव की स्थिति। राष्ट्रसंघ का महासचिव अनुच्छेद 97 में उसकी स्थिति स्पष्ट की गई है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में महासचिव संपूर्ण है। वह सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण अधिकारी है, जिसे चार्टर के विशेष तथा महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रसंघ का महासचिव राजनीतिक कार्य बहुत कम हस्तक्षेप करता था, क्योंकि उसे शक्तियां प्राप्त नहीं थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का महासचिव को शक्तियां प्राप्त है। वह अपने आप में एक संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ है। राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया। डग हैमरशोल्ड ने अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। डग हैमरशोल्ड शांत राजनीति का अनुसरण करते हुए महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका हवाब को साम्यवादी चीन के रिहा करने में सराहनीय कार्य किया। आगे है महासचिव की शक्तियों में वृद्धि के कारण, यानी महासचिव की शक्तियाँ किस प्रकार अपनी वृद्धि प्राप्त कर रही है, यानी महासचिव की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कैसे बढ़ रही है। महासचिव का स्वतंत्र है, निष्पक्ष, सतर। महासचिव क्या है, अपने आप को क्या है, सभी अंतर्राष्ट्रीय जनमत से ऊपर मानता है, और वह क्या है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। वह निष्पक्ष रूप से क्या है, आक्रमणकारी देश व कमज़ोर देश का पक्ष करता है। ऐसे संधि और समझौतों का आदर करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक विवादों पर निष्पक्ष निर्णय लेता है। शक्तियों को उदारतापूर्वक व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र की शक्तियाँ हैं या अपनी शक्तियाँ हैं उसको उदारता से क्या है, व्याख्या करता है। भाई उसके किस अंग को, किस अभिकरण को कौन सी पावर है, किस पर कौन सा क्षेत्राधिकार कौन सा है। राजनीतिक वातावरण, वह इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण माहौल पैदा करता है। वह ऐसे विवादों का हल करता है जो क्या है, युद्धों को कारण बन सकते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में अनेक डग हैमरशोल्ड अनेक जैसे महासचिवों ने अनेक समस्या को सुलझाया जो युद्धों का कारण बन सकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुदृढ़ यंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्या सुदृढ़ यंत्र है, मजबूत तंत्र है
जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। बिना इस प्रकार के यंत्र के विश्व में शांति और सुरक्षा संभव नहीं थी। महासभा के द्वारा महासचिव को शक्तियाँ देना। महासभा के द्वारा महासचिव को जो शक्तियाँ दी थी वो कम थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासचिव को वास्तव में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना दिया है। उसकी समस्त शक्तियाँ ही महासचिव पर निर्भर रखती हैं। उसका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक राजनीतिक नेतृत्व है। सभी कमज़ोर देश जब किसी मुद्दे को महासचिव के पास ले जाते हैं, वह अपनी राजनीतिक भूमिका के द्वारा को हल करने का प्रयास करता है। एशिया तथा अफ्रीका में राजनीतिक जागृति। ऐसा महासचिवों के राजनीतिक उदारीकरण और उदारतापूर्ण स्वतंत्र निष्पक्ष वातावरण के कारण एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक जागृति आई। महासचिव का व्यक्तित्व ही अपने आप में आकर्षक है। वह अपने व्यक्तित्व के कारण क्या है, कई मुद्दों को हल कर सकता है और विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रख सकता है। उप महासचिव। पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गई थी और 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुइस फेचेत संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम उप महासचिव बनी थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और उनका कार्यकाल किस देश से थे, उन कब से कब तक अपने पद पर रहे। प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे ट्रिगवेली, जो 1 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक अपने पद पर रहे और वह नॉर्वे देश से संबंध रखते थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें भविष्य में क्या है, अपना महासचिव नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को इस पद से अलग कर लिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड्स, जो 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961 तक इस पद पर रहे और स्वीडन देश से संबंध रखते थे। उत्तरी रोडेशिया। जब जिम्बाब्वे में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, वे कांगो के एक शांति मिशन पर जा रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन पुट हो सकता है कि ऐसे कौन से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो कौन से थे। डेग हैमरशोल्ड्स, जो क्या है, शांति मिशन पर क्या जा रहे थे, तभी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। थर्ड है उथांट, 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971, ये म्यांमार से संबंध रखते थे। तृतीय अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति से इनकार कर दिया। जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने इसको क्या प्रस्ताव भेजा कि आप तीसरी बार भी क्या है महासचिव का संभाले पद, तो उन्होंने तीसरी अवधि के लिए इसको इनकार कर दिया और अपने आप को इस पद से अलग कर लिया। इनका व्यक्तित्व प्रभावी था, तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको तीसरी बार चांस दिया था। संयुक्त राष्ट्र के चौथे हैं बुर्तस, डॉक्टर कुर्ट वाल्डहाइम। ये क्या 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 को इस पद पर रहे, जो ऑस्ट्रिया से संबंध रखते थे। चीन ने उसके तीसरे कार्यकाल पर वीटो लगाया था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ इसे तीसरी बार बनाने लगा तो चीन ने इसको क्या है, वीटो पावर से क्या है, इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 5वें थे जेवियर पेरियस डी कुयार, 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991। ये पेरू देश से संबंध रखते थे। तृतीय अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति से इन्होंने भी अपने आप को इस पद से अलग कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव छठे थे डॉक्टर बुर्तस घाली, यानी बी घाली, 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 का इनका कार्यकाल रहा। ये मिस्र देश से संबंध रखते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे कार्यकाल पर वीटो का इस्तेमाल किया। जब उनको दूसरी बार महासचिव बनाया जाने लगा, तब अमेरिका ने अपनी पावर से इसको क्या है, नहीं बनने दिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 7वें कोफी अन्नान, 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006। ये घाना देश से संबंध रखते थे। 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट थे संयुक्त राष्ट्र के बान की मून,
1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 दक्षिणी कोरिया से संबंध रखते थे। 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट है 9 या वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो अभी भी चल रहे हैं, इनका सेशन 1 जनवरी 2017 से वर्तमान एंटोनियो गुटरेस। पुर्तगाल से इनका संबंध है, जन्म 1949 में है। ये भी काफ़ी व्यक्ति के धनी हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सचिवालय में क्या है, जो सचिव है, महासचिव है, वो वास्तव में एक पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है, प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व है। अनेक महासचिवों ने अपने समय पर अनेक युद्धों को टालकर, अनेक घटना को टालकर, अनेक तनाव को टालकर यह सिद्ध किया है कि वास्तव में यह पद बहुत ही गरिमा का पद है। सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत अभिकरण। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन यह तभी संभव है अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत गैर राजनीतिक कार्यों को करने के लिए अनेक अभिकरण क्या है अस्तित्व में आए, ताकि सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक साधन तभी संभव है जब उनको सुख शांति मिल सकती है, यदि उनके हितों की रक्षा की जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष संस्थाओं का गठन किया गया है। आर्थिक व सामाजिक परिषद की स्थायी समिति इन सभी अभिकरणों के बारे में समन्वय बनाए रखती है। इस प्रकार का प्रावधान राष्ट्र संघ में नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस दोष को समाप्त करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वास हो चुका था कि वह गैर राजनीतिक क्षेत्र में मानवता की सहायता न की गई तब तक क्या है, इसका विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व क्या है, समाप्त हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य केवल शांति और सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि मानव समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चार्टर के निर्माताओं ने 20 राष्ट्रों की सहमति से 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की और 14 दिसंबर 1946 को एक संविधा द्वारा इसके संयुक्त राष्ट्र कोष के एक विशेष अभिकरण के रूप में मान लिया गया। इसका कार्य शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी इसका सदस्य है। इसके उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र की संविधा में उद्देश्यों का वर्णन किया गया। यूनेस्को का लक्ष्य विश्व में सदस्य देशों के लिंग, जाति, भाषा, प्रदेश या पंथ के आधार पर भेदभाव के बिना संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में दी गई स्वाधीनता और मानव अधिकारों को सभी के लिए समान रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा व संस्कृति के आधार पर राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, शांति व सुरक्षा के लिए योगदान देना। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं: जाति, लिंग, भाषा, प्रदेश तथा पंथ के आधार पर मानव में भेदभाव न करना, मानव में अज्ञानता को दूर करना, सभी नागरिकों के लिए मानव अधिकारों और सुविधाओं
की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रों की जनता के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को सरकार तथा गैर सरकारी स्तर पर बढ़ावा देना, जिससे विश्व में शांति व सुरक्षा कायम हो सके। रचना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों का एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होती है। इस सभा में इस संस्था के कार्यक्रम, नीतियाँ एवं बजट आदि को सुनिश्चित किया जा सकता है। सामान्य सभा। इसकी कार्यकारिणी की 2 प्रकार की सभा होती है, कार्यकारिणी और सचिवालय। कार्यकारिणी। इस संस्था में 3 सदस्य कार्यकारिणी मंडल के रूप में कार्य करते हैं, जिनका निर्वाचन सामान्य सभा द्वारा किया जाता है। इस मंडल की बैठकें वर्ष में 2 बार अवश्य होती हैं। सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत की गई नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को लागू करना इस मंडल का उत्तरदायित्व है। सचिवालय। इस संस्था के कार्यकारी मंडल द्वारा प्रस्तावित एवं सामान्य सभा के अनुमोदन से एक महासचिव निर्वाचित किया जाता है। इसकी सहायता के लिए सचिवालय में अन्य कई कर्मचारी होते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सचिवालय को अनेक विभागों में बांटा जाता है। अन्य अंग। यूनेस्को ने अपने कार्यों का संपादन करने के लिए अनेक संगठनों को भी गठित किया गया ताकि बिना रोक टोक के यह कार्य करता रहे और अपना उत्तरदायित्व निभाता रहे। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद, अंतर्राष्ट्रीय समाज संघ, दर्शन और मानवतावादी अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तुलनात्मक विधि की अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान। यूनेस्को के कार्य व उपलब्धियाँ। यूनेस्को ने समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच की भावना को विकसित करने, शांति और सुरक्षा में योगदान दिया है। यूनेस्को का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत है, फिर भी इसने अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। फर्स्ट है शिक्षा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे राष्ट्रों के अलावा विश्व के बहुत से भागों में अधिकतर निवासी अनपढ़ हैं। ज्ञान विज्ञान का प्रभाव इससे बहुत दूर है। इस लोग अंधविश्वास, व्यर्थ की रूढ़िवादी अज्ञानता में फंसे हुए। अतः 1947 के प्रारंभ से यूनेस्को ने विश्व के लगभग 50% देशों को ज्ञान स्तर को चहुमुखी शिक्षा देने का संकल्प लिया। मस्तिष्क का विकास करना यूनेस्को का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से पाठशालाओं में एक समय का भोजन अथवा दूध, विटामिन की गोलियां आदि का वितरण किया जाता है। बच्चों को चेचक, टाइफाइड, पोलियो, खसरा आदि के टीके लगाए जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से यह संस्था विश्व नागरिकता के तत्वों का प्रसार करके युद्ध शुरू करने वाले विचारों के विरुद्ध प्रभावी रूप से प्रयत्नशील है। पेरिस में एक शिक्षा नियोजन संस्था का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है विज्ञान। आधुनिक युग विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यूनेस्को ने प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के विकास पर बल दिया है। इसमें भारत, लैटिन अमेरिका, मिस्र, इंडोनेशिया, चीन ने अपने विज्ञान सहयोग केंद्रों की स्थापना की है। बंजर तथा ऊसर जमीनों को उपजाऊ बनाने, नमी वाले क्षेत्रों को रिहायशी बनाने तथा सामुदायिक संपदा को भोजन तथा खाद के लिए उपयोग में लाने के लिए सराहनीय भूमिका निभाई है। विश्व में जल स्तर की गंभीर समस्या को हल करने में भी काफ़ी सफल प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट है जनसंचार। यूनेस्को ने जनसंचार आदि में भी उल्लेखनीय
योगदान दिया है। संचार के अत्यधिक ध्यान दिया। इसके नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। सांस्कृतिक विकास जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एकमात्र साधन है। इस संगठन ने संगीत, नाट्य, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत, कोलंबिया और नाइजीरिया में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले हैं। सामूहिक ज्ञान प्रचार के लिए क्या है, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रमों द्वारा सराहनीय कार्य किए हैं। यूनेस्को का बराबर का भरसक प्रयास रहा है कि पूर्व और पश्चिम के बीच सूचना सामग्री तथा विचारों का आदान प्रदान लगातार होता रहे। जनसंचार। यूनेस्को ने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनसंचार पर अत्यधिक ध्यान दिया है। उसने जनसंपर्क के साधन प्रेस, टेलीविज़न, रेडियो के विस्तार पर काफ़ी बल दिया गया है, क्योंकि मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच एक दूसरे को समझने की भावना इन्हीं माध्यमों से बलशाली होती है। यूनेस्को ने पिछड़े तथा विकासशील देशों को जनसंचार के साधनों के विकास के लिए अपने विशेषज्ञ भेजे हैं। नेक्स्ट है विद्वानों का आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए यूनेस्को ने क्या है, समय समय पर अनेक राज्यों या अनेक छोटे देशों में अपने विकास के लिए शिक्षकों, वैज्ञानिकों, श्रमिकों, युवा तथा महिला संघों के सदस्यों को विभिन्न देशों में भेजा है। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के भ्रमण में होने वाले खर्चे संगठन द्वारा पूरे किए जाते हैं। अन्य कार्य। यूनेस्को ने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं जिससे उसकी भूमिका और भी प्रभावी हो गई। यूनेस्को अग्रगामी विकास योजनाओं द्वारा नए अनुसंधान के आधार पर विभिन्न देशों की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाता है। यूनेस्को ने सितंबर 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कंजर्वेशन के माध्यम से कलाकारों के हितों की रक्षा की है। यूनेस्को ने अमेरिका, कनाडा के जन कल्याणकारी संस्था द्वारा संग्रह करके उसमें विभिन्न देशों के शरणार्थियों को पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके परिचय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्व के सभी निवासियों के लिए ऊंचा जीवन स्तर, आजीविका, आर्थिक और सामाजिक उन्नति, विकास को जाति, भाषा, लिंग आदि के भेदभाव के बिना देखा जाए, इसी को मध्य नजर रखते हुए विश्व में शोषित पीड़ित श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने के लिए और कार्रवाई नहीं की जाती। विश्व संगठन अनेक एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र के इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। इसलिए उन्होंने अनेक एजेंसियों के द्वारा क्या किया है, अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य व लक्ष्य। मजदूरों की दशा सुधारी जाए। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की दशा सुधारी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाया जाए ताकि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाया जाए। श्रम कोई वस्तु नहीं है, ये इसके क्या हैं, लक्ष्य हैं। दरिद्रता कहीं भी हो सर्वत्र समृद्धि के लिए खतरा है। सतत विकास और प्रगति के लिए विचार प्रकट करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। दरिद्रता और अभाव के विरुद्ध हर देश पूरे उत्साह से जरूरी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निम्नलिखित कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अनेक प्रकार के कार्य करता है ताकि विश्व में मजदूरों की स्थिति को क्या सुधारा जाए। मजदूरों के लिए पूर्व रोजगार और जीवन निर्वाह के लिए जरूरी वेतन का प्रबंध करना, पर्याप्त भोजन और आवास व्यवस्था का विकास करना, सामुदायिक रूप से सौदेबाजी करने को बढ़ावा देना, मजदूरों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था करते हुए उनके जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाना, ये सारी समस्याएं क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन के कार्यों में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नेक्स्ट है उपलब्धियां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व स्तर पर यूएनओ को अनेक उपलब्धियां दी है, जिससे उसकी गरिमा और बढ़ गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं व्यवहार की एक संहिता तैयार की है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। उनके लिए श्रमिक स्वतंत्रता के अधिकार, दिन में 8 घंटे काम, वेतन की सुरक्षा इत्यादि। इस संगठन के बालकों और महिलाओं के लिए कठोर श्रम, बेगार तथा उनके द्वारा खानों में काम करने आदि पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग श्रम संहिता। इस संगठन ने कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया है। सहकारिता, सामाजिक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार आदि के मामलों में इसके द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण लाभकारी सिद्ध हुए हैं। अंतर क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की मदद से अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के अंतर विस्तार किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा इत्यादि में श्रम संगठन के अनेक प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण। कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों का अलग संहिता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम, एडलैंड सहायता कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक अध्ययन संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक अध्ययन संस्थान इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से क्या है, इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। परिचय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के समाधान हेतु प्रशंसनीय कार्य किया है। संघ ने इस उत्तरदायित्व की पालना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई है। इस संगठन का जन्म 19 जून 1946 से 22 जुलाई 1946 तक सामाजिक और आर्थिक परिषद द्वारा न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। इस सम्मेलन अपनी कार्यकाल अप्रैल 1948 से शुरू हुई। इसी कारण 7 अप्रैल का दिन विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके उद्देश्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है। विश्व के देशों की जनता के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव तथा प्रत्येक मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है। उसे उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की सुविधाएं अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसके कार्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में सरकारों की सहायता करना, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्तर में उन्नति करना, महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के उन्मूलन के प्रयास करना, मातृ कल्याण तथा बाल कल्याण और कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करना, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त भोजन, निवास स्थान, स्वच्छता आदि के निर्माण में सहायता करना, दवाओं, खाद्यान्नों, स्वास्थ्य संबंधी ऐसी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानक निर्धारित करना, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका परिचय है। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अभिकरण है। इस संगठन की उत्पत्ति अटलांटिक चार्टर के अभिकरण के रूप में सामने आई। यह कहा गया था कि विश्व के सभी लोगों को अपने जीवन के अभाव से मुक्त का अधिकार है। इसी विचार से प्रेरित होकर 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में वर्जीनिया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय खाद्य एवं कृषि, जिसमें 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग ने शीघ्र ही संविधान का प्रारूप तैयार किया गया।
इस प्रकार संगठन का राष्ट्र संघ का अभाव था। इस संगठन की स्थापना अक्टूबर 1945 को की गई। इस संस्था का मुख्य कार्यालय इटली के रोम नगर में है, इसलिए प्रादेशिक संगठन विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों में स्थित है। इसके उद्देश्य, इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा भोजन को पौष्टिक बनाना, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना तथा कृषि सुधार करना, कृषि एवं स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षण व प्रशिक्षण पद्धति में सुधार करना। संगठन, इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ का हर सदस्य राज्य हिस्सा लेता है। हर वर्ष इस संगठन में बैठकें अवश्य होती हैं। इसके हर राष्ट्र एक प्रतिनिधि भेजता है, सामान्य प्रतिनिधि और कार्य प्रतिनिधि। इसके 3 अंग होते हैं। कार्यकारी परिषद, इस परिषद में 25 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। इसका एक मुख्य संचालक होता है। इसकी सहायता हेतु अनेक कर्मचारी होते हैं। सचिवालय, इस संगठन का प्रमुख कार्यालय रोम में स्थित है। यही सभी कार्यों का संचालन होता है। इसमें एक महानिदेशक तथा अन्य कई कर्मचारी होते हैं। कार्य क्या करता है? इस संस्था को निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने होते हैं। वह खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यों में शोध करती है। वह भूमि संरक्षण, पशु बीमारी नियंत्रण, फार्म मशीनीकरण, जंगल नियंत्रण, पोषक समस्या आदि विषयों पर क्या करती है? अध्ययन करती है। भूमि के स्वामित्व की प्रणाली के भिन्न भिन्न पद्धतियों में सुधार करती है। प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करती है। संचार के खाद्य समस्याओं पर विचार करती है। रासायनिक खाद तैयार करने में पशुओं की फसलों की बीमारियों को समाप्त करने में सहायता देती है। इस संस्था ने विश्व में खाद्य और कृषि संबंधी संस्थाओं का समाधान किया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य मानव को क्या है? जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना है। यह तभी हो सकता है अगर उसे शांति व सुरक्षा मिले। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उसे एक मजबूत बनाना आवश्यक है। मनुष्य के आर्थिक विकास के बिना राष्ट्र संघ व्यर्थ है। राष्ट्र संघ की असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने मानव की आर्थिक समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों युद्धों के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति अधिक बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक समस्या के समाधान हेतु अमेरिका के ब्रेटन वुड्स स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसमें ये 1944 में इस सम्मेलन में 44 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिसमें फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इस संस्था के निर्माण के लिए अंतिम हस्ताक्षर दिसंबर 1945 में किए गए। मुख्य कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्यालय उस देश में होता है जो इसे सबसे अधिक धन देता है। आजकल इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शाखाएं किसी भी देश में स्थापित की जा सकती हैं। इसके उद्देश्य हैं, ये किन उद्देश्यों को लेकर चलता है? विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग को विकसित करना, विनिमय दर में स्थिरता, विश्व व्यापार में वृद्धि, विदेशी भुगतानों की सरल पद्धति, अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था, पिछड़े हुए देशों में पूंजी निवेश में सहयोग, भुगतान असंतुलन की अवधि को सीमित करना। संगठन, इस संस्था का संगठन निम्नलिखित है। बोर्ड ऑफ गवर्नर, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह अंग मुद्रा कोष की स्थिति को निश्चित करता है। संचालक मंडल, पर इस कार्य को चलाने के लिए एक संचालक मंडल की व्यवस्था है। इसमें 20 सदस्य होते हैं। प्रबंधक संचालक का निर्वाचन प्रबंध मंडल के द्वारा किया जाता है। कार्यालय, इस संस्था का प्रबंध कार्यालय के माध्यम से चलाया जाता है। इसमें अनेक अधिकारी होते हैं। कार्य, इस संस्था को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। यह मौलिक विषयों पर सदस्य राष्ट्रों के परामर्श देती है। यह सदस्य राष्ट्रों के वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रबंध करती है।
यह सदस्य राष्ट्रों के अल्पकालीन असंतुलन को समाप्त करने के लिए उधार देती है। इसमें कुछ कमियां भी हैं, इसलिए संस्था में सुधार की आवश्यकता। क्या क्या कमियां इसमें? भारत एक शुरू से ही इसका सदस्य रहा है, लेकिन इसमें कई दोष हैं। इस अभिकरण को विकासशील देशों की कम प्रतिनिधि प्राप्त है। इस अभिकरण को पर अमेरिका के प्रभुत्व स्थापित है। आलोचनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनेक तरह से आलोचना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में आज भी अस्त व्यवस्था पाई जाती है। विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा को विनिमय दरों में स्थायित्व अभी भी नहीं हो सका है। संसार के बड़े बड़े देशों ने अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करना पड़ रहा है। मुद्रा कोष को सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि अवश्य है, किंतु इतनी वृद्धि संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कार्यक्षेत्र सीमित है, संकुचित है। यह केवल चालू सौदों से उत्पन्न असंतुलन भुगतानों की समस्या को ही हल करता है। मुद्रा कोष डॉलर की दुर्बलता की समस्या को हल नहीं कर सका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के साथ भेदभाव का व्यवहार करता है। पिछड़े तथा अल्प विकसित देशों की तुलना में विकसित और पश्चिमी देशों की अधिक रियायतें देता है। आलोचकों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को धनिकों का क्या है मंडल कहा है। नेक्स्ट है विश्व बैंक। नेक्स्ट अभिकरण है विश्व बैंक। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता था। जुलाई 1944 में अमेरिका ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सत्र मुद्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया। दिसंबर 1945 में यह अस्तित्व में आया और जून 1946 में अपना कार्य शुरू कर दिया। विश्व बैंक के दो प्रकार के सदस्य होते हैं, मौलिक सदस्य तथा साधारण सदस्य। उद्देश्य। विश्व बैंक के निम्नलिखित उद्देश्य लेकर चलता है: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, विश्व के सभी देशों को तकनीकी सहायता करना, युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्था तथा शांतिकालीन आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना, लोगों को रोजगार का अवसर दिलाना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। मुख्य कार्यालय। विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है। पेरिस, लंदन तथा न्यूयॉर्क में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विश्व बैंक के कार्य क्या क्या करता है? यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक प्रगति करता है, जिसके लिए सदस्य देशों को ऋण देता है। यह सदस्य देशों की योजनाओं को बनाने हेतु तकनीकी सहायता भेजता है। वह देश के मध्य वित्तीय विवादों को मध्यस्थता करके उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है। विश्व बैंक के कार्य। अगला है उपलब्धियां। विश्व बैंक की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। विश्व बैंक ने अनेक प्रकार से अपनी उपलब्धियां दर्ज कराई हैं, जिससे यह एक संस्था बन गई है प्रभावी। विश्व बैंक ने ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम आदि द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित देशों को ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। विश्व बैंक ने 1956 में आर्थिक विकास संगठन की स्थापना की। यह संस्था देश के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का आर्थिक विकास से संबंधित प्रशिक्षण देती है। विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के मध्य नहर विवाद 1960 में मध्यस्थता की थी। विश्व बैंक ने 1959 में ब्रिटेन और मिस्र के बीच सवेज नहर में मध्यस्थता की थी। 1965 तक विश्व बैंक ने 50 देशों को उनकी विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए ऋण दिया। 1968 और 1969 में विश्व बैंक ने 84 ऋण दिए, जिसकी मूल राशि $1399 मिलियन थी। विश्व बैंक ने भारत की विद्युत शक्ति, कृषि, सिंचाई, परिवहन, संचार आदि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय निगम। यह आगे क्या है? कॉरपोरेशन यानी निगम है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की स्थापना 1956 में 20 फरवरी 1957 से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में कार्य करने लगा।
निगम का विश्व बैंक से घनिष्ठ संबंध है, परंतु इस निगम का कोष विश्व बैंक के कोष से अलग है। लगभग 170 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है। उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन उद्देश्यों को लेकर चलता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देशों में, विशेषकर अल्प विकसित देशों को उत्पादन के व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्रोत्साहन देना और इस प्रकार के आर्थिक विकास में सहायता करना। संगठन: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्न मुख्य 3 संगठन हैं: बोर्ड ऑफ गवर्नर, निदेशक मंडल और सचिवालय। पूंजी और कार्य: अंतर्राष्ट्रीय निगम की अधिकतर पूंजी $100 बिलियन है। यह निकाय किसी भी योजना होने वाले आय का आधा धन लगा सकता है, परंतु यह आधी पूंजी $1 से $2 लाख के मध्य तक हो सकती है। इसके अलावा 1965 में $15,93,500 और 15 निजी क्षेत्रों में लगाया गया था। निजी पूंजी का अनुमान इन क्षेत्रों में $80 लाख था। कार्य: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास में सहयोग देना, पिछड़े व विकसित देशों के उद्यमियों को व्यक्तिगत क्षेत्रों में अनुदान प्रदान करना। इसके लिए निगम संबंधित सरकार से किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेता। निगम धन उधार न देकर विनियोग करता है। निगम अमीर देशों को पूंजीपतियों, पिछड़े देशों को निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन करता है। निगम गृह तथा विदेशी क्षेत्र को उत्पादन लागत की वृद्धि करने में क्या करता है? प्रयास करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। विश्व में भावी यानी बच्चों की कल्याण और विश्व जनमत को जागृत करने के लिए ही क्या है, पिछड़े हुए बच्चों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल आपात कोष की स्थापना की है। यह बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर जो युद्ध में पीड़ित थे, उनके विकास के लिए प्रयास करता है। उनके सूखा, बाढ़ पीड़ित आदि बच्चों की क्या है, अपने स्तर पर कार्य करता है। उनकी स्थिति की, दयनीय स्थिति को क्या करता है, अवलोकन करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ। यह क्या है, शरणार्थियों के जीवन और उनके पुनर्वास की क्या करता है, संरक्षण करता है। यह शरणार्थियों को उनके पुराने निवास स्थान में लौटाने का प्रयास करता है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इसके अलावा इस संस्था ने शरणार्थियों के लिए काम धंधे, शिक्षा, न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के कार्य स्वीकार किए गए हैं। इस संस्था ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण और पुराना संगठन है। इसे पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यूरोप तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने अपने देशों की डाक व्यवस्था को एक रूप लाने के लिए विचार विमर्श किया। 1874 में द्वितीय डाक सम्मेलन बर्न में हुआ। इस सम्मेलन में 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के लिए गए निर्णय 1 जुलाई 1875 में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए। उद्देश्य। विश्व डाक संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं: डाक संबंधी सुविधाओं का विकास करना, विभिन्न देशों के मध्य डाक क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन करना, विभिन्न देशों की डाक संबंधी कठिनाई को दूर करना, दूर संचार साधनों का विकास करना, विश्व के विभिन्न देशों के पत्र व्यवहार को समुचित व्यवस्था करना, एक देश की डाक दूसरे देशों को भेजने संबंधी दर और नियमावली को निश्चित करना, दूर संचार संबंधी प्रावधानिक सुविधाएं राष्ट्रों को उपलब्ध कराना ताकि उनके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इसके निम्नलिखित अंग हैं: यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव विभाजन कमेटी, इंटरनेशनल ब्यूरो। नेक्स्ट है विशिष्ट अभिकरणों के कार्यों का मूल्यांकन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य लक्ष्य विश्व में शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थापित करना है, लेकिन समय के साथ साथ विश्व में अनेक उत्पन्न सामाजिक आर्थिक मतभेदों को भी दूर करना है। संघ ने उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अभिकरणों में सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सराहनीय कार्य किया है।
इसमें श्रम संगठन ने मजदूरों की दशा सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिना यूएनओ के अभिकरणों के हम विश्व में सही रूप से स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की कामना नहीं कर सकते। इनका यूएनओ के साथ मिलकर कार्य करने से ही विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा बनी रह सकती है और वह अपने उद्देश्यों में सफल सिद्ध हो सकता है। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संघ का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना संघ के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। चार्टर के अनुसार यह दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया। सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा भी इस प्रकार के कार्यों में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। राष्ट्रसंघ के सदस्य चार्टर की धारा 2 के अनुसार इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे वर्तमान विवादों को सुरक्षा परिषद के सभी निर्णयों को स्वीकार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से 38 में इस बात का उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान खोजने की व्यवस्था की गई है। इसमें एक विद्वान ने कहा है कि मतभेद दूर करने से 2 प्रकार के तरीके होते हैं, एक तर्क द्वारा और दूसरा है बल युद्ध के द्वारा। क्योंकि पहला क्या है, नियम मानवता का है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत के द्वारा समस्या हल हो जाए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे। दूसरा तरीका है बल द्वारा, यह पशुओं का है, यह तभी लागू करना चाहिए जब पहला तरीका कामयाब न हो। राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना में धारा 11 से 15 तक विवादों को शांतिपूर्ण समाधान का क्या इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाद का इतना खतरा होने पर ऐसी आकांक्षा होने की स्थिति में सदस्य राज्य अन्य राज्य सभा और परिषद के विचार को करने के लिए युद्ध की संभावना होने पर महासचिव राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य को प्रार्थना पर विचार करने के लिए शीघ्र ही परिषद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि 40 अंतर्राष्ट्रीय विवाद लाए और उनमें से क्या है 12 और 15 और 13 के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या है उन्होंने किया। राष्ट्रसंघ के विवादों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या है अनेक विवादों को हल किया है। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में अंकित है। राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की स्थापना करना है। चार्टर की धारा 6, 33 से 38 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का दायित्व है कि वह विवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में खतरा उत्पन्न हो उसका समाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा करे, वार्ता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, शांति के द्वारा, सौम्यीकरण के द्वारा, पंथ निर्णय के द्वारा, न्यायिक समाधान द्वारा, क्षेत्रीय अभिकरणों की व्यवस्था का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार अन्य शांतिपूर्ण उपायों से करे। इसके समाधान की व्यवस्था के 3 क्या हैं पॉइंट है। पहला, तथ्य मूलक विवाद। इस प्रकार के विवाद या झगड़े ऐसे देश आमतौर पर एक दूसरे पर अनुचित कार्रवाई करने का दोष लगाते हैं और 1960 में सोवियत संघ और अमेरिका के RB-47 विमान को मार गिराया तथ्यमूलक विमान का उदाहरण है। अगला है वैधिक विवाद। इन झगड़ों में कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का प्रश्न सामने होते हैं।
जैसे आइसलैंड और ब्रिटेन का विवाद कानूनी विवाद का मुद्दा था। नेक्स्ट है नीति संबंधी विवाद। इस तरह के झगड़े वे होते हैं जिसमें झगड़ा करने वालों की नीतियों में टकराव होता है। बर्लिन की स्थिति को लेकर भी एक विवाद था जिसमें रूस और मित्र राष्ट्रों की नीतियों में टकराव था। इस प्रकार के विवादों को नीति संबंधी विवाद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वार्ता द्वारा। यह एक ऐसी कूटनीतिक साधन है जिसके अंतर्गत राज्य का मुखिया या उसके प्रतिनिधि कानूनी आधार पर अपने अपने दावे क्या करते हैं, पेश करते हैं और उस दावे से संबंधित विवादों के मतभेदों को क्या किया जाता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस तरीकों का सहारा लेते हैं जिससे विवादों की समस्या क्या है, सामग्री, तथ्यों और आंकड़ों आदि का आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पसंख्यकों की समस्या और नहरी पानी का विवाद वार्ता द्वारा ही सुलझाया गया। इस विवाद के निकलने के निम्न परिणाम हो सकते हैं। विवाद से संबंधित एक पक्ष का दावा दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो विवाद समाप्त हो जाता है। अगर दोनों पक्षों में संतोषजनक ढंग से एक दूसरे के साथ अपने अपने दावों में रियायत करते हुए समझौता हो जाए, विवाद से संबंधित एक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में दावे को छोड़ दे और समझौता करने में सहमत हो जाए, विवाद से संबंधित पक्ष निपटारा न करे और उसका अनुभव हो कि विवाद का हल निकालने के लिए अन्य उपाय खोजे जाने चाहिए। नेक्स्ट है वाद विवाद। वाद विवाद के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जो विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधि लिखित या मौखिक रूप से क्या है, दावे पेश करते हैं, जहां स्वतंत्रतापूर्वक अपने गिले शिकवे प्रस्तुत करने के लिए क्या उन्हें मंच मिल जाता है, जहां विवादों के समाधान संबंधी कई समझौते हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि विवाद करने वाले राज्यों द्वारा विवादों को निपटाने की भावना की अपेक्षा की जाए या अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग केवल विश्व लोकमत के अनुकूल करने की दृष्टि से करें। राजनीतिक वाद विवाद में उलझ कर शीत युद्ध का रूप धारण भी कई बार ये विवाद कर लेते हैं और दीर्घकाल तक क्या चलते रहते हैं। जैसे कश्मीर का विवाद, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति का झगड़ा इस प्रकार के विवादों में शामिल है। सत्य सेवा द्वारा। इस प्रकार के विवाद क्या द्विपक्षीय वार्ता द्वारा मतभेदों को जो नहीं सुलझा सकते तो इस कार्य में असफल होने पर कोई तीसरा मित्र पक्ष मध्यस्थता द्वारा इस मतभेद को मित्रतापूर्ण तरीके से दूर करने में सहायता कर सकता है। यह स्थिति प्राय तब आती है जब विवाद में उलझे पक्ष अपने अपने हितों पर अड़ जाते हैं और उचित अनुचित में अंतर नहीं करते। तीसरा राज्य उनके प्रभाव द्वारा अपने प्रभाव द्वारा सत्य विकास इस कार्य की संभावना जताता है और दोनों के बीच शांतिपूर्ण समझौता करवा देता है। इस प्रकार वह उन राज्यों के विवादों को संबंधित बारे में पूछताछ भी कर सकता है, लेकिन तीसरा राज्य उसकी वार्ता में शामिल हो या ना हो, वह उसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, वह उनके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 1947 में हॉलैंड और इंडोनेशिया के बीच संघर्ष के समय सुरक्षा परिषद द्वारा सत्य सेवा समिति की स्थापना की, जिसके प्रयासों का समाधान निकल आया। 1951 में भारत पाकिस्तान तनातनी में ऑस्ट्रिया सरकार ने अपनी सत्य सेवाएं पेश की, परंतु भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर पेशकर को ठुकरा दिया कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया के सद्भाव प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर भी ईरान ने जब सत्य सेवाएं पेश की
अपनी इच्छा जाहिर की तो भारत ने स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार 1966 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगन ने ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां से अपने प्रभाव का जिक्र करते हुए बातचीत प्रारंभ करा दी, किंतु स्वयं उनमें शामिल नहीं हुए, जिसके फलस्वरूप ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट है मध्यस्थता झगड़े के पक्षकारों में के बीच में किसी तीसरे पक्ष के अभिकरण द्वारा या तीसरे पक्ष द्वारा वार्ता को चलाना है। मध्यस्थता को या तो अपनी ही पहल पर या झगड़े करने वालों की प्रार्थना पर ही यह कार्य सौंपा जाता है। झगड़ों को ऐसे देखा तथा शांतिपूर्ण समझौते का कोई भी ढंग निकालते हैं। इसके सुझाव को बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा पक्षकार उसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। विवाद के लिए जर्मनी और स्पेन के बीच था 1885 में कैरोलाइन द्वीप का, और जिस पर युद्ध होने की संभावना थी, लेकिन लुईस 13वें की मध्यस्थता द्वारा वह हल किया गया। इसी प्रकार 12 अप्रैल 1950 को सुरक्षा परिषद ने ऑस्ट्रिया से न्यायाधीश को कश्मीर संबंधी भारत पाकिस्तान के झगड़े में मध्यस्थता नियुक्त किया और उससे वह कार्यभार सौंपा कि वह विवाद उसको निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम बनाए तथा उसका निरीक्षण करे। ऐसा करने से कोई सुझाव दे जो कि झगड़ों के निपटारे में सहायक हो। नेक्स्ट है मेल मिलाप। मेल मिलाप भी क्या है? विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का एक तरीका है। जब दो गुट विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं तो वे क्या करते हैं? विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से तथ्यों को जांच करने तथा मेल मिलाप का समाधान की परिभाषा देते हैं। विरोधी दावों को सामंजस्य स्थापित करने के उपरांत प्रस्तावों को निर्मित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें झगड़े के पक्षकार को इन प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसमें सोवियत संघ ने पोलैंड 1932, जर्मनी 1929, इराक 1927 आदि राष्ट्रों को इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की। इसमें अधिकांश संधियां सीमा पर हुई घटनाओं और झगड़ों को सुधारने के लिए आयोग की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है मेल मिलाप। नेक्स्ट है पंच निर्णय। पंच निर्णय विवादों के मेल मिलाप का मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से पंच निर्णय द्वारा भी क्या है? हल किया जाता है। पंच निर्णय की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारंभिक दिनों में ही शुरू हो गई थी। 19वीं शताब्दी में पंच निर्णय की प्रक्रिया विवादों को न्यायपूर्ण तथा स्वतंत्रतापूर्ण समाधान हेतु एक सम्मानजनक साधन सिद्ध हुई। 1872 में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अलबामा संबंधी विवाद का हल जनेवा में पंच निर्णय द्वारा किया गया। इसकी सहायता से एक उपाय को पूर्ण लोकप्रियता प्राप्त हुई। पंच निर्णय का अर्थ है अनेक विचारों तथा राजनीतिकों द्वारा समय समय पर स्पष्ट किया गया। पंच निर्णय द्वारा न केवल तथ्यों की खोज की जाती है वरन कानूनी मामलों को भी सुलझाया जाता है। 1951 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की नियुक्ति आमतौर पर झगड़े का पंचों द्वारा निपटारा करने के लिए हुई, लेकिन भारत ने इस झगड़े को सम्मुख भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि वह महाशक्तियों के हाथ में खिलौना नहीं बनना चाहता था। अगला न्यायिक समाधान। विवादों का न्यायिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। चार्टर की धारा 94 के अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतीक्षा करता है कि किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फैसला हो जाएगा या माना जाएगा।
इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है, अगर कोई न्याय पक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का सहारा ले सकता है, फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई करना सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार के विवाद 1949 में कोरफू चैनल विवाद और विक्टर रोल हवा डी ला टेरा विवाद 1951, एंग्लो नॉर्वे मछली घाव विवाद, एंग्लो ईरानी तेल विवाद 1952 इत्यादि प्रमुख विवाद हैं। नामीबिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है अवरोधक कूटनीतिक। अवरोधक कूटनीतिक संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चार्टर को स्वीकार किया गया और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए विवादों का न्यायपूर्ण समाधान की व्यवस्था की गई है। चार्टर में क्या है, महासभा की भूमिका के अतिरिक्त मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में क्या है, मध्यस्थता तथा प्रतिनिधि। कुछ ऐसे विवाद भी होते हैं जिनका समाधान करने हेतु सुरक्षा परिषद महासभा का योग्य अकेला व्यक्ति या मध्यस्थ प्रतिनिधि के रूप में अधिक लाभदायक और अच्छी भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद में महासभा के सभापति तथा महासचिव अनेक अवसरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलीपींस व साइप्रस के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1965 में भारत पाक युद्ध को रोकने में महासचिव उत्पादक प्रत्यक्ष योगदान दिया है। अवरोधक कूटनीतिक विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अवरोधक कूटनीतिक का उपाय शांतिपूर्ण समाधान का पूरक। इसका मुख्य ध्येय विवादों के तनाव को कम करना है एवं स्थिति को झगड़े से बचाना है ताकि युद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके 4 तरीके हैं। पहला, निरोधक दल द्वारा युद्ध विराम क्षेत्रों का निरीक्षण, संयुक्त राष्ट्र का युद्धरत पक्षों के बीच रखना, घरेलू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सेवाएं, सांप्रदायिक गुटों पर अंकुश के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सेवाएं। 1960 में कांगो और 1964 में साइप्रस में इस तरीके का प्रयोग किया गया। अगला है अक्षेत्रीय अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अक्षेत्रीय अभिकरणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय अभिकरणों के द्वारा संस्थाओं को मान्यता एवं प्रोत्साहन दिया गया। इन संस्थाओं ने सदस्य राष्ट्रों के लिए वह अनिवार्य कार्य किए जिससे पारस्परिक झगड़ों को सुरक्षा परिषद में लाने से पूर्व क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित अवस्थाओं में अंतर्गत निपटारा का प्रयास करें। अनेक क्षेत्रीय संस्थाओं जैसे अफ्रीकी एकता संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि, अरब लीग, अमेरिकी राज्य संगठन इत्यादि क्षेत्रीय संगठनों ने शांतिपूर्ण समाधान का प्रदान किए। वास्तव में झगड़े संगठनों और संस्थाओं द्वारा इसके शांतिपूर्ण समाधान की महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका निभाई। निष्कर्ष रूप में महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य झगड़ों का समाधान करना है, युद्धों को रोकना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आधारभूत सिद्धांत है कि विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से क्या है, निपटारा करना चाहिए। इन सभी विवादों को समझौतों द्वारा, मान्यताओं द्वारा, न्यायिक समझौतों द्वारा, मध्यस्थता द्वारा, सत्य सेवा द्वारा, वार्ता द्वारा, पंच निर्णय द्वारा, सामंजस्य द्वारा खूब क्या है, प्रयास किया विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का। परंतु शक्ति की राजनीति व महाशक्तियों के लिखित हितों तथा आपसी मतभेद के कारण अनेक बार यह विफल भी होना पड़ा। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के
संबंध में संयुक्त राष्ट्र की सफलता इस बात में स्पष्ट होती है कि संघ के पीछे 47 वर्षों के कार्यकाल में कोई भी विवाद महायुद्ध भयानक रूप धारण नहीं कर सका। इसी संदर्भ में पूर्ण सफलता चार्टर के द्वारा स्थापित विवादों को शांतिपूर्ण समाधान की क्या है, गारंटी है। यह इस बात पर निर्भर करता है, हमें आशा कि तीसरा विनाशकारी महायुद्ध कभी भी नहीं होगा तथा शांति की स्थापना ही मानवता की सच्ची सेवा है। यही हम सब की मनोकामना है। सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइबेशन और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मानव अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्र। मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र का आपस में चोली दामन का साथ है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है तथा मानव के विकास की अनेक योजनाओं को अंजाम देना है। यह बिना मानव के विकास के संभव नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों को रखा गया है। लोस्की ने ठीक ही कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को आमतौर पर कोई व्यक्ति इनके बिना क्या है, सही ढंग से काम नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। आधुनिक सरकारें क्या है, लोकतांत्रिक तथा संविधानवादी सरकारें हैं और प्रत्येक सभ्य राज्य अपने नागरिकों को कुछ न कुछ क्या करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन निर्वाह ठीक नहीं हो सकता। मनुष्य ही अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के लिए हमेशा संघर्ष करता है और भारत ने भी लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है किया है। अतः मानव की वर्तमान व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य के कुछ अधिकार उसमें निहित होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जो मनुष्य को बौद्धिक तथा नैतिक प्राणी होने के कारण अवश्य ही प्राप्त होने चाहिए, ये इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व भी इसकी घोषणा में मानव अधिकारों की क्या है, घोषणा की गई थी। 2015 में मैग्ना कार्टा, 1676 में बंदी प्रशिक्षण अधिनियम, 1689 में बिल ऑफ राइट्स, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, ये मानव अधिकारों की फ्रांसीसी मानव अधिकार महत्वपूर्ण विशेष स्थान दिया गया है। बर्लिन कांग्रेस में भी इन दोनों को महत्व दिया गया है। दूसरा महायुद्ध के अंधकारपूर्ण अक्षण में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मानवता को क्या किया है, कल्याण के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस आधार पर मनुष्य को 4 मूलभूत स्वतंत्रताएं मान्यताएं दी गई और इस प्रकार से ये ऐसे विश्व की स्थापना करना चाहते थे जिसे 4 मूल स्वतंत्रताएं नहीं थी: भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और निवास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए सैन फ्रांसिस्को में मित्र राष्ट्रों ने 1945 में एक व्यापक अधिनियम सम्मेलन किया। इसमें भाग लेने के लिए अनेक प्रतिनिधियों ने चार्टर में मानव अधिकारों की सम्मिलित करने की मांग की, जिसके बल पर संयुक्त राष्ट्र ने अधिकारों को सर्वसम्मति से क्या है, सुझाव दिया गया और इसको मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र और
मानव अधिकार। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय भी उसके प्रतिनिधियों ने संघ के चार्टर की मानव अधिकार संबंधी घोषणा की व्यवस्था की। जनरल समस्टन द्वारा इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके अनुसार मैं चार्टर की प्रस्तावना में मानव अधिकारों की घोषणा का वर्णन करता हूँ। हमने न्याय, मानवाधिकार, मूल स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष और मानव विकास तथा शांति के लिए जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकारों की सुरक्षा था और चार्टर की प्रस्तावना में इस पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, मधुर वर्णन किया गया था। प्रस्तावना के अधिकतर इसी संदर्भ में मानव अधिकारों का चार्टर था। इस चार्टर के माध्यम से घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को 48 मतों के समर्थन से स्वीकार किया गया। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र की स्वीकृति लेने के बाद इसको उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय नियामक के स्थायी रूप से आ गया। यद्यपि चार्टर में मानव अधिकार संबंधी कोई अलग अधिकार शामिल नहीं था, परंतु चार्टर में मानव अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त थे। धारा 1 के अंतर्गत चार्टर के उद्देश्य का वर्णन किया गया, जो इस प्रकार है। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, किसी भेदभाव के बिना मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना व प्रोत्साहन करना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 62 के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के सम्मान में उसके पालन के विषय में अपनी सिफारिशें कर सकती है। चार्टर के अनुच्छेद 55 में सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य है कि सभी सदस्य राष्ट्र वंश, लिंग, भाषा, धर्म के आधार के भेदभाव के बिना सम्मान और उसका पालन करेंगे। अनुच्छेद 76 में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण पद्धति को अपनाया गया, जिसके बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति आस्था अभिव्यक्त की जाएगी। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र का चार्टर पहली बार मानव अधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। चार्टर के अंतर्गत संघ के अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन करने की शक्ति है, किसी भी प्रकार की कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। चार्टर के अंतर्गत केवल मानव अधिकारों का मूल स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन उसकी व्याख्या का प्रावधान नहीं है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों को स्वीकार करने की बात की गई है। इस घोषणा में मानव अधिकारों को पहली स्वतंत्रता की परिभाषा है। घोषणा में यह घोषणा स्वयं की प्रतीक्षा, आदर्शों का विवरण एवं मार्गदर्शन व्यवस्था। मानव अधिकार के घोषणा पत्र के प्रस्ताव सहित 30 धाराएं प्रमुख मानव अधिकारों के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं। फर्स्ट है, विश्व के प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना वंश, लिंग, भाषा या पंथ के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों के उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। नंबर 2 है बेगार एवं बेकार से मुक्ति। नंबर 3 है अनुचित नज़रबंदी और कैद से छुटकारा। नंबर 4 है व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। नंबर 5 है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय द्वारा न्याय प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 6 अपराधी सिद्ध होने से पूर्व निर्दोष समझा जाना। नंबर 7 है निवास और आवास की स्वतंत्रता। नंबर 8 है पत्राचार की गोपनीयता। नंबर 9 है राष्ट्रीयता प्राप्ति का अधिकार। नंबर 10 है वैवाहिक एवं परिवार संबंधी अधिकार। नंबर 11 संपत्ति रखने का अधिकार।
नंबर 12 विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 13 है मत अभिव्यक्ति को स्वाधीनता। नंबर 14 मतदान करने एवं सरकारी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता। नंबर 15 है काम करने का अधिकार। और नंबर 16 है शांतिपूर्ण तरीकों से सभा समुदाय गठित करने का अधिकार। नंबर 19 विश्व स्तर बनाए रखना और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। और नंबर 20 शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। उपरोक्त घोषणाएं मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सभी राष्ट्रों के निवासियों के जीवन यापन को स्तर को मापदंड बनाकर व्यक्ति और राष्ट्रों के लिए अनिवार्य माना। वास्तव में मानव अधिकारों की घोषणा ही अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा गया है। मानव अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर कहना उचित ही होगा। नेक्स्ट है अधिकारों की सर्वव्यापक विशेषताएं। मानव अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। कानूनी दस्तावेज नहीं। मानव अधिकार सार्वजनिक घोषणा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। उसके अनुसार मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा विश्व में अनेक भागों में अलग अलग समय में की जा रही है। विभिन्न घोषणाओं की प्रक्रिया एक अंतिम चरण कहा जा सकता है। नंबर 2 है व्यापक और विस्तृत प्रलेख। मानव अधिकार की घोषणा एक व्यापक तथा विस्तृत दस्तावेज है। इस घोषणा में व्यक्ति के सभी प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्ति के नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट है अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए। मानव अधिकारों की घोषणा में यह शामिल किया गया कि इस बात पर बल दिया गया है सभी देश इस अधिकार को अपने सभी नागरिकों को देने के लिए हर प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे। जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना ये अधिकार सभी को आवश्यक अनुसार दिए जाएंगे। अधिकारों के साथ कर्तव्य। घोषणा में केवल अधिकार नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एक वैसे समाज के निर्माण में कार्य करे जिससे सबका विकास हो। अधिकार असीमित नहीं है। मानव अधिकारों की घोषणा में यह असीमित हैं। घोषणा अधिकारों का उचित सीमाओं को स्वीकार करती है। अधिकारों पर नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, सामान्य कल्याण आदि के प्रतिबंध लगे रहते हैं। घोषणा का मानव अधिकारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को स्वीकार करती है। जीवन में महत्वपूर्ण घटना है। लेबनान प्रतिनिधि चार्ल्स मलिक के अनुसार इस घोषणा ने केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग कहा है। रूजवेल्ट ने इसको मानव समाज का मैग्ना कार्टा कहा है। महत्वपूर्ण दोष। इस घोषणा के क्या हैं? अनेक दोष हैं, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं। अनेक दोषों के बावजूद भी क्या है, यह काम करती है। इस घोषणा साधारण मनुष्य को सबसे सर्वोच्च आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। इसमें अनेक दोष हैं। पहला, घोषणा पत्र में अधिकारों को लागू करने के लिए किसी मशीनरी की व्यवस्था नहीं की गई और न ही विश्व में इन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने का कोई उत्तरदायित्व रखा गया है। नेक्स्ट है, केवल अधिकारों को अवहेलना की स्थिति में कोई भी वैधानिक पग उठाने की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, इस घोषणा में यह लेख जनता की दासता को निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन बेगार का प्रश्न का विचार ही नहीं किया गया है। इसमें अनेक राष्ट्रों के समक्ष एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके अन्य अंगों, विभिन्न अभिकरणों, प्रस्तावों में कभी कभी इस घोषणा का उल्लेख किया गया है तथा इस घोषणा में अनेक राज्यों के संवैधानिक
कानूनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी प्रभावी है। ऐसी आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में इस घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा मानव कानूनों का आधार बन जाएंगी। मानव अधिकार और भारत ने मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। मानव अधिकारों को लागू करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मानव अधिकारों का हनन करने वाले देश हैं उनका भारत ने खुले रूप से आलोचना की है। भारत के प्रयास के द्वारा ही दक्षिणी रोडेशिया 1980 में अमेरिका के चुंगल से छूटा। 1 अक्टूबर 1965 में नासाउ में हुए राष्ट्रकुल सम्मेलन तथा 30 नवंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति पर प्रतिबंध लगवाया करने के प्रस्ताव पारित भारत के प्रयासों की भूमिका रही है। फिलीपींस मुक्ति संघर्ष का समर्थन भी भारत मानव अधिकारों के प्रति अपने समर्पण की नीति के अंतर्गत कर रहा है। महासभा और सुरक्षा परिषद निर्गुट आंदोलन G7 और G15 के समय पर होने वाली बैठकों तथा सम्मेलनों में मानव अधिकारों के समर्थन में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। भारत सच्चे अर्थों में मानव अधिकारों को लागू करने तथा उसकी सुरक्षा के पक्ष में है। उपरोक्त उपलब्धियों की प्राप्ति कर लेने पर भी अन्य कई क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान में मानव अधिकारों का खुले रूप से हनन हो रहा है। इन्हीं अधिकारों में महिलाओं को अभी भी समानता प्राप्त नहीं है। अभी तक दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को अपनाया जा रहा है और भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत ने 1975 में आपातकाल की स्थिति के बावजूद भी अधिकारों की खुली अवहेलना की थी। उस समय अपील नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं चर्चा का विषय बना था। सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया के मानव अधिकारों का खुला हनन किया गया। नेक्स्ट है एम्नेस्टी इंटरनेशनल। मानव अधिकारों को रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों का आयोगों का अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मानव अधिकारों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनमें मुख्य रूप से लीग ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमीशंस ऑफ ज्यूरिस और एम्नेस्टी इंटरनेशनल महत्वपूर्ण है। इन गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मानव अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास किए और यह संगठन ही करोड़ों लोगों के लिए क्या है, आशा की किरणें हैं। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एम्नेस्टी इंटरनेशनल सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में हुई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना ब्रिटिश वकील पीटर बर्नस द्वारा की गई। ब्रिटिश वकील पीटर बर्नस ने 25 मई 1961 को समाचार पत्रों में एम्नेस्टी इंटरनेशनल के सदस्य बनने की अपील की और विश्व के मानव अधिकारों की रक्षा की अपील की। इसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इसके 5 लाख सदस्य संसार के लगभग 190 देशों में फैले हुए हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक कार्य समिति है जो समय समय पर इसके कार्य करती है। आजकल कार्य समिति के अमेरिका इंटरनेशनल के महासचिव हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की कार्यविधि या गतिविधियाँ। एम्नेस्टी इंटरनेशनल मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के कार्य करता है। उनमें निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
यह विभिन्न देशों में हो रहे मानव अधिकारों के हनन संबंधी जानकारी एकत्रित करता है। अमेटी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर हर प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती है। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में मानव के आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अमेठी इंटरनेशनल में केवल सूचना एकत्रित नहीं की जाती बल्कि सूचनाओं का सत्यता का भी पता लगाया जाता है। सच्चाई जानने के लिए इंटरनेशन के सदस्य संबंधित देशों में यात्रा करते हैं। अनेक देशों की यात्राएं उनकी छवि को अधिक खराब न होने के लिए इस संगठन के प्रतिनिधियों को स्वीकृति दे देते हैं। उदाहरण के लिए 1972 में ईरान, 1973 में स्पेन तथा चिली, 1974 में दक्षिणी कोरिया और 1975 में युगोस्लाविया ने इस प्रकार की स्वीकृतियाँ दी। एम्नेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सरकारों से अपील करती है। प्रत्येक रिपोर्ट तथा पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों द्वारा विश्व जनमत का निर्माण करती है ताकि मानव अधिकारों के पक्ष में प्रयास किया जाए। यह असेंबली मानव अधिकार दिवस पर प्रकाशित रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1948 में स्वीकृत मानव अधिकार घोषणा पत्र के बावजूद संसार के लगभग 171 देशों में आज भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। ये हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों की सरकारें अपने अर्धसैनिक बलों को आज भी क्या है अधिकार और घोषणाएं यातनाएं देती हैं कि राजनीतिक यातनाएं को छूट दे रही है। बड़े सैनिक बलों को आदेश देती है कि युद्ध बंदियों पर यातनाएं दें। कई देशों में राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए कई वर्षों तक बंदी बनाया जाता है। कई देशों के राजनीतिक बंदियों को बिजली के झटके दिए जाते हैं जो मानवता के कलंक है। कई देशों में आपातकाल न होने पर भी सरकार द्वारा स्वीकृत यातनाएं दी जा रही है। कई देशों में छोटे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। पश्चिमी देशों के मुकाबले एशियाई देश अफ्रीका में मृत्यु दंड की दर काफ़ी ऊंची है। कई देशों में अब भी अपराधियों को कोड़े लगाए जाते हैं और हाथ काट लिए जाते हैं। अमेटी इंटरनेशनल ने 1977 में बांग्लादेश में 10,000-15,000 के बीच राजनीतिक बंदी थे और 1978 में मृत्युदंड दिया गया। इस रिपोर्ट का पता चलता है कि इंडोनेशिया में 55,000 से 1 लाख के बीच राजनीतिक कैदी बंद थे। 12 वर्ष से पहले नज़रबंद रखे गए थे। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया, गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद कर लेते हैं। अमेटी इंटरनेशनल 16 नवंबर 1983 को बताया कि सीरिया सुरक्षा लगाकर मानव अधिकारों की अवहेलना कर रही है। इस सेना ने अनेक राजनीतिक हत्याएं की हैं। अमेटी इंटरनेशनल की अपनी रिपोर्ट में प्रमाण दिए हैं कि हज़ारों लोगों की सुरक्षा सेना द्वारा कैद करके यातनाएं दी गई हैं और अनेकों को मार गिराया गया। रिपोर्ट में रिहा हुए कैदियों के हवाले से 23 तरीकों का वर्णन किया गया है जिसमें बिजली के झटके, कोड़े लगाना, अपने आप में अत्याचार होते देखना सम्मिलित हैं। कार्य और गतिविधियाँ। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार इन कमियों को कई प्रकार की यातनाएं दी गई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक निष्पक्ष संस्था है जिसने क्या है निष्पक्षता बात के अनुसार राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग का अनुमान केवल 117 देशों में मानवाधिकार हनन हो रहा था जबकि इंटरनेशनल के अनुसार 190 देशों में आज भी जारी है मानवाधिकार हनन हो रहा है। इंटरनेशनल समिति के अनुसार सरकार की
आलोचना करती है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किंतु मानव अधिकार आयोग निष्पक्ष होकर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की आलोचना नहीं कर रहा। मानव अधिकार आयोग के पक्षपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य किया गया है। निष्कर्ष में है क्या है, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण अधिकारों की गतिविधियों के होते हुए भी अमेठी इंटरनेशनल अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में विभिन्न सरकारों तथा शासकों में अमेठी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इन अपीलों से प्रभावित होकर अत्याचारी प्रवृत्तियां कम होने लगी। अनेक बंदियों को रिहा किया गया तथा अनेक व्यक्तियों को मृत्यु दंड से बचाया गया। इंटरनेशनल की सराहना भूमिका देखते हुए अनेक विश्व शांति स्थापना हेतु नोबल पुरस्कार इसको 1977 में दिया गया।